Hello, Matujima, and watching Morning Pulse on Onbill TV. Chief of the Director General of Foreign Trade, Love Agarwal, has announced a new support measure for exporters impacted by the ongoing Middle East conflict. He stated that based on feedback from industry stakeholders, the government is launching the Resilience and Logistic Intervention for Export Promotion of Relief Scheme. The initiative aims to assist exporters facing disruptions in logistics and trade due to the geopolitical situation. सर, इसके साथ ही सर हम आज मीडिया के फ्रेंड्स को अवगत कराना चाहेंगे कि बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम इंडस्ट्री एंड द रिक्वायरमेंट फ्रॉम इंडस्ट्री वी वुड लाइक टू लॉन्च ए न्यू स्कीम टुडे. उस स्कीम को हमने कैन वी गेट दैट ऑन स्क्रीन प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड लाइए. नेक्स्ट स्लाइड, सीधा स्लाइड पे आइए प्लीज. हाँ, सो सर इस स्कीम को सर हमने नाम दिया है रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन. जैसे कि आपने बताया, यह स्कीम एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंतर्गत एक फोकस्ड वे में टारगेटेड टाइम लिमिटेड इंटरवेंशन के रूप में हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में इसको इनिशिएट कर रहे हैं. यह इंटरवेंशन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यह इंटरवेंशन इसलिए भी जरूरी होता है सर क्योंकि ये कॉरिडोर इंडिया के लिए बहुत मैटर करता है, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत मैटर करता है. हमारी बायलैटरल ट्रेड इस पर्टिकुलर कॉरिडोर में 178 बिलियन तक है, जिसमें कि अगर हम एक्सपोर्ट देखें जीसीसी एरिया में वह 56 बिलियन के करीब है, और अगर हम यूएई का एक्सपोर्ट देखें तो 36 बिलियन के करीब है. तो हमारा जो ग्लोबल ट्रेड का एक मेजर पोर्शन एज हाई एज 15% इस पर्टिकुलर टेरिटरी से लिंक्ड है. तो जरूरत थी कि सर हम जैसे कि एक्सपोर्टर्स की डिमांड थी, हम कैसे एक्सपोर्ट फ्लोज को स्टेबलाइज करें और अपने मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट कर सकें, उससे संबंधित ये स्कीम को हम लॉन्च कर रहे हैं सर. जिसमें कि चैलेंजेस, जैसे इससे पहले वी ब्रीफ की, वी फाउंड देयर आर चैलेंजेस रिलेटेड विद द स्टेट ऑफ हॉर्मूज के क्लोजर से मैरीटाइम लॉजिस्टिक डिसरप्ट हुए हैं. शिपिंग लाइन्स और इंश्योरेंस ने एडिशनल वॉर रिस्क प्रीमियम को बढ़ाया है, वॉर रिस्क सरचार्जेस को बढ़ा दिया और इमरजेंसी कंफ्लिक्ट सरचार्जेस बढ़ गए हैं. लॉन्ग रूट्स की वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ी हैं, व्हीकल डाइवर्जन हुए हैं, और साथ ही हाई इंश्योरेंस प्रीमियम और कंजेशन एट ट्रांसशिपमेंट हब्स उन पर्टिकुलर पोर्ट्स पर देखा जा रहा है सर. और जैसे कि इससे पहले ही बताया कि हमारे एमएसएमई दे विल कम अंडर द बिगेस्ट स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस. तो उनको फोकस करते हुए भी हमने इस स्कीम में कार्य करने की कोशिश. Gas shortages are hitting factory canteens and street stalls, squeezing food access and incomes for workers, drivers and gig employees. With costs rising, many migrant workers are returning to their villages. Many are returning to their own villages as the shortage of commercial LPG and piped natural gas has disrupted access to affordable food, making survival in their native places easier than in urban industrial areas where biomass-based cooking is available. Many of India's estimated 100 million migrant workers in cities eat their daily meals at these low-cost establishments within walking distance of their construction sites, factories, warehouses and urban slum settlements because they lack access to home kitchens. For them, the gas shortage is not a mere price hike but a direct hit to their food security. India's Natural Gas Supply Regulation Order 2026, as the government's first formal response to the Gulf energy disruption, established an allocation framework to ration gas supplies. But it left a critical gap: food access of millions of migrant workers in Indian cities, many of whom depend on low-cost hotels, dhabas and community eateries for daily meals. देवी, कहाँ जा रही हैं? मैं गाँव जा रही हूँ. क्यों जा रही हैं? गैस की दिक्कत है, प्रॉब्लम है. यहाँ तक कि अकाउंट भी बंद हो जा रहा है. उसमें भी जो भी मजदूरी करते हैं 150 हज़ार 500 डालते हैं, वो भी समय से मौका से नहीं मिलता, टाइम से नहीं मिलता है. अकाउंट भी बंद हो गया है, समय से पैसे भी नहीं हैं और गैस भी नहीं मिल रहा है. गैस तो 15 दिन से दे रहे हैं. हाँ, पहले 1 हफ्ता पहले से ख़त्म था, फिर उसके बाद ये सब अलाउन हो गया कि गैस की मगजमारी हो गई है. तो उसके बाद हमने वो भरा, जैसे गैस का वो जो जहाँ एमरजेंसी रहती है उसका भरा, तो वो भी नहीं मिल रहा है. हम तो 2 ही जा रहे हैं, पति और 2 बच्चे वहीं पर छोड़े हैं. मेरी बेटी मैं जा रही हूँ. छोटे बाटले वो भी नहीं मिल रहे हैं, छोटे वाले भी नहीं मिल रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा है.
खाना बनाने में तो यही है कि हम लोग जैसे उबले गोबर का लाते हैं उसी से बनाते हैं। अब तो हम जा रहे हैं, आज अब भी फोन आया कि गैस जो छोटा वाला चला भी रहे थे वो भी खत्म हो गया है, वो भी नहीं मिल रहा, गली गली खोज रहे नहीं मिल रहा। गांव जा रहे हैं, 2-4-5 रोज से गैस नहीं मिल रही है, धीरे धीरे कंपनी भी बंद हो रही है, इसलिए क्या करें, भूखन मर रहे हैं, इसलिए गांव जा रहे हैं। वो 4-5 दिन से ज्यादा परेशानी हो रही है। अब 500 रुपया लीटर मिल रहा है और पैसे भी नहीं है, इसलिए गांव जा रहे हैं। किया कोशिश पे कोई अपना अपना देखता है, यहाँ पे कोई हेल्प ही नहीं करता। कंपनी धीरे धीरे बंद हो रहा है, कोई आदमी नहीं जा रहा है जी। अब जब गैस चालू हो जाएगा जब आएंगे वापस। हाँ, ये 2 लोग जा रहे हैं, आदमी तो बहुत जा रहे हैं, भीड़ लगी है। In a dramatic shift ahead of the 2026 West Bengal Assembly elections, former TMC MLA Humayun Kabir is poised to transform regional politics with its ambitious proposal to reconstruct the Babri Masjid in Murshidabad. The highly emotive issue could potentially alter the course of electoral outcomes and political discourse in the state. Kabir's newly formed Aam Janata Unayan Party (AJUP) is set to contest 182 seats in alliance with AIMIM, a move that could influence a fractured mandate. The political arena in a buzz with conversations about a possible Muslim chief minister or deputy CM, a first since India gained independence. The controversial leader, who has had a colorful political journey through Congress, TMC, PJP before founding AJUP, believes his party's focus on Muslim representation will resonate with voters disenchanted by the TMC's performance. As the countdown to the elections begin, all eyes are on how this new political development will play out. मैं तो 15 के घोषित किए दिया, फिर वो डॉक्टर हुमायूं कबीर रानीनगर में लड़ेंगी, फिर वो एडिशनल जॉब कर रहा है। वो और एक बिजनेसमैन हुमायूं कबीर वो भगवान गोला से लड़ेगी। वो एक मनीषा पाठक पांडे 64 मुर्शिदाबाद से कंटेस्ट करेगी। तो सारे अब पहले 15 दिया, फिर 3 दे देगा। 18 कैंडिडेट आज के ओपन कर दिया। फिर 182 में कंटेस्ट करेंगे, मेरा पार्टी, मेरा जो गठबंधन में रहेगी सब लेके। तो मीम लगभग 8 सीट में मेरे को सब भागीदारी होके लड़ेगी। बातचीत हुआ और बोलने का कोई जरूरत नहीं, अगले दिन वेट कर लीजिए, उनका रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, वो एडवोकेट आदिल हुसैन, उनको साथ काल भी बात हुआ आज और रात। एडवोकेट आदिल हुसैन वो वेस्ट बंगाल का जो पर्यवेक्षक है, वो आएगी, रात में मेरा साथ बात होगी। बात काम तो जरूर आएगी, उनको पार्टी मेरा साथ गठबंधन करेगी तो वो क्यों नहीं आएगी, जरूर आएगी। आप कौन से तो में लड़ रहे हैं? मैं 70 रेजीनगर और 74 नौदा दोनों कंटेस्ट करेंगे। देखा जा रहा है कि भवानीपुर में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी, तृणमूल सुप्रीमो, आपका कौन कैंडिडेट होने वाला है? नहीं चाहते जो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर लड़ते हैं। मैं जेओपी का चेयरमैन होके 70 रेजीनगर और 74 नौदा कर रहा है। तो भवानीपुर में देखिए ममता बनर्जी को फिर एक सीट चूज करना चाहिए, नहीं तो हार जाएगी तो फिर बेचारा क्या होगी। India's Ministry of External Affairs has responded to the detention of 6 Ukrainian nationals and 1 American citizen by NIA-MES spokesperson Randir Jaiswal said that the case relates to travel in restricted areas where prior permission is required. He added that it is under legal scrutiny whether the detainees had valid permits, with the matter now before the court. Jaiswal also highlighted India-US cooperation on counter-narcotics, calling it a shared priority under the institutional mechanism. He briefly remarked that Pakistan's action continued to pose global challenges. See, there are certain restricted areas which are restricted in India, and there are certain protected areas. So, for those areas, you need a permission to travel there, and whether they were in possession of this particular permission or not, it is now in the court. It will be presented, and thereafter we'll come to know.
But I would refer you to what the NIA has had to say. I haven't gone into the technical details of it, but I understand that they may be wanting of certain documents for traveling to that part of India. Siddhant, on your question, see, Pakistan's clandestine history of nuclear proliferation is for everybody to see, and everybody understands that, and the risk that it poses to the international community. So there is nothing new in it. It's just that this has been yet again highlighted. As far as the assessment that you've talked about, internal assessment, security assessment of the United States, on our side, we are closely working with the U.S. government on counter-narcotics issues. We also have a shared objective here to how we deal with this menace. We have a working group, and through this working group, we have an institutional dialogue mechanism to address this shared common challenge that we have. On Pakistan, the less I speak, the better. The kind of things that they do poses challenge to several people across the world. On Assam, MP Pradyot Bordoloi's resignation, former Assam Congress President Gaurav Gogoi called the move unfortunate. He said the party had given Bordoloi multiple opportunities, including a Lok Sabha ticket from Nagaon and a chance for his family in the assembly post, but added that the decision was personal. Gogoi stressed that the election is bigger than any individual, accusing Chief Minister Himanta Biswa Sarma of politics of fear and mafia raj, and expressed confidence that the Congress will form the next government in Assam. This reaction, what is your opinion on that issue? It is an unfortunate decision. Just 2 years ago, the Congress party offered him the opportunity to contest the Lok Sabha ticket from Nagaon. He's a sitting member of parliament. The people of Nagaon voted for him. And in this present election, the Congress party offered an opportunity to a member of his family to contest the Vidhan Sabha elections. So the family at the same time got the opportunity to represent Lok Sabha and has got the opportunity to represent the Vidhan Sabha. Despite that, he took a decision which is his personal decision. This election is much more important than one person. This election is about freeing Assam from the clutches of Himanta Biswa Sarma. Freeing Assam from Himanta Biswa Sarma's politics of fear and intimidation. Freeing Assam from the mafia raj that has crept during Himanta Biswa Sarma's tenure. So people of Assam want to see an Assam without Himanta Biswa Sarma as the Chief Minister. With that aim, we are working. We have got tremendous support. We are confident of forming the government. And if our current Nagaon Lok Sabha Member of Parliament wants to continue Himanta Biswa Sarma as the Chief Minister, well, that is his decision, which is rather unfortunate. But he has alleged that a person about a particular candidate in Lahori Ghat. So he said that you preferred him against Pradyot Bordoloi. So what is your saying? There are always differences inside a party. I don't think difference. We have all in our political career faced differences and had strong opinions. I don't think that one difference of opinion over one seat is the reason to leave a party and join the rival. So now after the resignation of leaders like Bhupen Bora and Pradyot Bordoloi, what do you think the road ahead for Congress? Are you confident that we will be going for a thumping victory, or what will be the equation now? Just 2 days ago, I was in Lakhimpur district, which is the district in which Bhupen Bora is currently seeking a ticket from the Bhajpa party. And I have witnessed a tremendous growth in the
popularity of the Congress party, in the organizational strength of the Congress party. And the reason is because Congress party is aligned to the ideas and wishes of the people of Assam, who want to see the end of the Mafia Raj, drug Raj, syndicate Raj, corrupt regime of Himanta Biswa Sarma. So, as long as we are working to this purpose, people of Assam's blessings are with us, and Congress party will become even stronger, and Congress party will form the next government. The Indira Gandhi Memorial Tulip Garden in Srinagar has become a major attraction for tourists, especially during the spring season. The garden features rows of tulips in full bloom, stretching across vast expanses in various shades, creating a mesmerizing visual treat. Families, photographers and nature lovers are drawn to the garden to capture the beauty and enjoy the serene atmosphere. The garden's management ensures safety, cleanliness and convenience for all visitors, making it an ideal destination for sightseeing and outdoor activities. As the tulip season progresses, the garden is expected to witness even higher tourist turnout, reaffirming its status as one of the most beautiful and sought-after spring destinations. With rows of tulips in full bloom, stretching across vast expanses in shades of red, yellow, pink, purple and white, the garden offers a mesmerizing visual treat. अनुज पारेख। कहाँ से आए? जयपुर से हैं हम लोग। बताइए कैसा लगा टुलिप? बहुत अच्छा लगा। मैंने तो लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है और मुझे पता लगा कि ये इसी टाइम खुलता है। तो हम जस्ट कल रात को यहाँ लैंड किए थे श्रीनगर में। तो हमने होटल वालों से पूछा, उन्होंने बताया, तो हम सीधा यहाँ पे सुबह मॉर्निंग होती है यहाँ पे आए। कितना एंजॉय किया यहाँ पे? अभी जस्ट आधा घंटा ही हुआ हमें आए हुए, तो हम पूरी जगह विजिट कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा तो बच्चा एंजॉय कर रहा है हमारा, इसको बहुत मजा आ रहा है। पहली बार आपने विजिट? मेरा फर्स्ट टाइम है हम लोगों को कश्मीर के अंदर। एक्चुअली हमारा प्लान था मनाली जाने का, हम लोग अमृतसर थे, तो वहाँ हमें पता लगा वहाँ पे सब कुछ बंद है, तो ऑल ऑफ द सडन श्रीनगर का प्लान बना। बहुत अच्छा लग रहा है कि डिसीजन हमारा सही रहा। तो आना चाहिए यहाँ हर टूरिस्ट को आना चाहिए। सेफ्टी पर्पज से भी देखें तो हर जगह पुलिस है, और ऐसा जो लोकल कश्मीरी है वो भी बहुत फ्रेंडली है, बहुत हेल्पफुल है। कहीं से भी हमें ऐसा फील नहीं हुआ जो हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि सेफ्टी कंसर्न है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोकल लोग और जो फोर्सेस है वो सब बहुत हेल्प करती है टूरिस्ट की। पहली बार यहाँ का गार्डन देखने योग्य है। मैं तो यही बोलूंगी, कश्मीर सब आओ, ये टूलिप गार्डन जरूर देखो। इतनी खूबसूरतता शायद ही कहीं होगी। मैं तो यही बोलूंगी, कश्मीर जरूर आओ, रहो, ये जगह तो जरूरी आना चाहिए। कितना एंजॉय किया आपने? बहुत एंजॉय किया। 5 दिन से है हमारी सर्किल है यहाँ पे, किंतु सबों ने यही कहा कि यहाँ पे 2 दिन और रुकना चाहिए, कम से कम टूलिप गार्डन 2 बार जरूर देखो। Earlier, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah shared glimpses of Asia's largest tulip garden in Srinagar, which he said looked vibrant even before the full bloom. He also appreciated gardeners and the floriculture department team for their hard work. The Chief Minister also expressed his hope that with the beginning of the spring season, it will bring a new bloom for Jammu and Kashmir, especially for those associated with the tourism industry. Authorities have made special arrangements to manage the increasing footfall, ensuring safety, cleanliness and convenience for all visitors. As the tulip season continues, the garden is expected to witness even higher tourist turnout, reaffirming its status as one of the most beautiful and sought-after spring destinations. कश्मीरी में हम कहते हैं वंत चले शीन गले बेई बहार, और कितना प्यारा मौसम है। बर्फ भी है, बारिश भी है, फूलों की खुशबू, महक और खूबसूरती ये और कहाँ देखने को मिले। हम उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते से जो
स्प्रिंग का हमारा सीज़न शुरू हुआ है। ये जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों के लिए एक नई बहार होगी। उनको एक बड़े मुश्किल दौर से गुज़रना पड़ा है, लेकिन जैसे मौसम बदलता है उसी तरह हालात भी बदलते हैं। हालात में एक बेहतरी आए, लोग जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का फ़ायदा ले सकें, यही हमारी उम्मीद है। और टूरिस्टों का बाग में आना ये तो अभी से ही शुरू होगा, और जब तक फूल रहेंगे तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बाग जो है लोकल विजिटर्स और टूरिस्टों से जो है खचाखच भरा होगा। इस बार आपने पूछा क्या नया ऐड किया हुआ है। हर साल कुछ ना कुछ किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर नए चीज़ के लिए संग बुनियाद रखा जाए या रिबन काटा जाए। इस बार डिपार्टमेंट ने कुछ टेरेसेस ऐड किए। टेरेसेस पे बेड्स के जो हैं डिज़ाइंस, उनमें तब्दीली लाई, और नई चीज़ जो आई है वो सूवनियर शॉप के हवाले से शुरुआत है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें और चीज़ें लाई जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि एक नया एक्सपीरियंस जो है यहाँ आने वाले लोग हासिल कर सकें। Umar Saab, how much this tulip garden will play a vital role to attract tourists again in Kashmir Valley, because last year due to the Pahalgam attack, tourism sector hits very bad. अब हमारा सीज़न जो है, आप सर्दियों का छोड़ दीजिए क्योंकि वो गुलमर्ग तक ही ज़्यादातर महदूद रहता है। इस साल लोग सोनमर्ग भी आए, लेकिन आम तौर पे टूरिस्ट सीज़न जो है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है। और जिस तरह आपने खुद देखा, विजिटरों का एक हजूम है बाहर, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो बाग में अंदर एंटर कर सकेंगे। तो मैं जल्दी आप लोगों से बात करके ख़त्म यहाँ से निकल जाऊँगा, ताकि वो इस खूबसूरत Affectionately known for its breathtaking vistas, the Indira Gandhi Memorial Tulip Garden boasts not only a splendid array of tulips but also provides sanctuary to an array of other flower species. Daffodils, hyacinths, roses, ranunculus, muscaria and iris blooms flourish alongside the iconic tulips, creating a mesmerizing tapestry of colors and fragrances that captivates visitors. The Tulip Garden was among dozens of tourist destinations temporarily shut last year after the Pahalgam terror attack 2025 in April that left 26 people dead. In total, 44 tourist sites were closed as a precaution. Authorities reopened the garden this year after carrying out a detailed security assessment to ensure the safety of visitors. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.